अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, अभी हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी पोर्शन ऑफ ब्लड मॉड्यूल। ठीक है, एंड आई वुड ट्राई टू कंप्लीट होल ब्लड फिजियोलॉजी इन 3 lectures. दिस इज़ वेरी conceptual aspect of यू कैन से ब्लड मॉडल, बिकॉज ब्लड मॉडल में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो उसकी फिजियोलॉजी पोर्शन का है, देन आफ्टर उसकी बायोकेमिस्ट्री का है। ठीक है, तो पहले हम फिजियोलॉजी को इंशाल्लाह कवर करेंगे विद इन 3 lectures एंड आफ्टर देन वी वुड मूव टुवर्ड्स बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि भाई लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड वीडियो को लाजमी लाइक किया करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी बताएं कि हाउ मच माई लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर यू पीपल। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जो फिजियोलॉजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, तो ऑल द कंटेंट इज़ मोस्टली रिलेटेड गाइटन हॉल टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो सारी मतलब बहुत सारी सारी जो पॉइंट्स हैं वो उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, सो आफ्टर दिस लेक्चर आपका जो गाइडन का पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इंशाल्लाह कवर हो जाएगा इन अ कंसेप्चुअल मैनर। ठीक हो गया, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक से। एंड टॉपिक नंबर 1 इज़ बेसिकली ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, सो ब्लड की बात करें, सो व्हाट इज़ अ ब्लड? ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एंड इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इम्यून डिफेंस प्रोटीन्स। इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड। दिस इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड। दिस इज़ वेरी बेसिक पॉइंट। ठीक है, अब देखें, बात करते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम की। टोटल ब्लड वॉल्यूम की। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बॉडी के वेट की बात करें ना, ह्यूमन बॉडी के वेट की बात करें, सो टोटल बॉडी वेट में से जो 7 to 8% वेट है, 7 to 8% वेट है, दैट इज़ द वेट ऑफ ब्लड। दैट इज़ द वेट ऑफ ब्लड। ये फिगर आपने नहीं भूलनी। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर BCQ पर्पज़। ठीक है, कि हमारी बॉडी का जो 7 to 8% वेट है वो कौन जनरेट करता है? दैट इज़ अ ब्लड। ठीक है, एंड यू नो कि भाई अगर हम बात करें मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर जो ब्लड का कंटेंट है दैट इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, मेल्स के अंदर जो ब्लड है दैट इज़ अबाउट 5 लीटर्स। मेल के अंदर 5 लीटर्स ब्लड है एंड फीमेल्स के अंदर 4 लीटर्स ब्लड है। दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, बट आई एम रिपीटिंग दिस थिंग बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BCQ। ठीक है, सो मैंने क्या बताया कि अगर एक अडल्ट की बात करते हैं उसके बॉडी वेट की, तो उसमें 7 to 8%। ये फिगर आपने नहीं भूलनी, ये फिगर आपने नहीं भूलनी, इसको याद रखना है कि अडल्ट बॉडी वेट का 7 to 8% जो वेट होता है वो ब्लड कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, अगर हम मेन की बात करते हैं, ठीक है, मेन की बात करते हैं, तो उसका 5 लीटर्स कंटेंट ब्लड होता है एंड फीमेल्स के अंदर जो ब्लड कंटेंट है या वुमेन्स के अंदर दैट इज़ अबाउट 4 लीटर्स। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं अबाउट दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, हमारा जो ब्लड है ना, ठीक है, उसका जो मेजर प्रोपोर्शन है दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो उसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा। ठीक हो गया, एंड दूसरा इसके अंदर आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स व्हिच आर दी बेसिकली ब्लड सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर बेसिकली व्हाट? ब्लड सेल्स। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं ना, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर बेसिकली क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है बेसिकली? इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बेसिकली वाटर आ जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं।
न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस। तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आती है, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आती है, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर हार्मोन्स आते हैं, इसके अंदर हार्मोन्स आते हैं, एंड इसके अंदर एंजाइम्स आते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स आते हैं। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। कि भाई हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, ठीक हो गया। इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, इसके अंदर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स होते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जिसको मैंने क्या बोला कि दीज आर बेसिकली ब्लड सेल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली 55% कितना 55% प्लाज्मा होता है। एंड फॉर्म एलिमेंट्स कितने होते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स बेसिकली आई एम राइटिंग हियर 45%। 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? यू नो कि भाई ब्लड के अंदर 3 बेसिक किस्म के सेल्स होते हैं, लाइक एज रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड तीसरा आ जाता है बेसिकली हमारे पास प्लेटलेट्स, ठीक है। इनका अदर नेम भी आपको ऑब्वियसली याद होगा, इसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट मेगाकैरियोसाइट्स, ठीक है। सो दिस इज द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड कि भाई ब्लड में 55% प्लाज्मा, ठीक है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा में वाटर आ गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स आ गई, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, वेस्ट प्रोडक्ट आ गई, हार्मोन्स आ गए एंड साथ में एंजाइम्स आ गए। अच्छा, वाटर की बात करते हैं। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस दैट कि भाई जो हमारा वाटर है, इट एक्ट इज ट्रांसपोर्ट मीडियम। वाटर जो है ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे काम करता है, ठीक हो गया। क्योंकि ब्लड इज यू कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस, ठीक है। दैट्स वाई वाटर एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व होके एंड ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। एंड यू नो कि वाटर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी ऑफ यू कैन से डिजॉल्विंग थिंग्स, ठीक है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर इज़ हेयर कि भाई वाटर जो है वो थर्मो रेगुलेशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर तो ट्रांसपोर्ट के अंदर, एंड दूसरा साथ में वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर थर्मो रेगुलेशन मीन्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस। दिस इज डन बाय वाटर इन ब्लड प्लाज्मा। देखें, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यू कैन से एप्लीकेशन यही है कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज भी हो जाता है ना, तो हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वाटर। आपको ये चीज़ ऑफ कोर्स पता होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज़ बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। हमारी प्लाज्मा के अंदर विच इज़ अबाउट 55% ऑफ ब्लड, इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, दीज आर अबाउट 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। अच्छा, अगर हम इस 7% की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इसके अंदर 3 प्रोटीन्स आती हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 प्रोटीन्स आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर प्रोटीन आती है, दैट इज़ अ अल्ब्यूमिन। दैट इज़ अ बेसिकली व्हाट? दैट इज़ अ अल्ब्यूमिन, ठीक हो गया। दूसरी प्रोटीन जिसमें आती है, दैट इज़ अ ग्लोबुलिन। दैट इज़ अ ग्लोबुलिन, ठीक हो गया। तीसरी प्रोटीन जो इसके अंदर आती है, दैट इज़ अ बेसिकली फाइब्रिनोजिन। दैट इज़ अ फाइब्रिनोजिन, ठीक है। अब देखें जो अल्ब्यूमिन है ये कितनी है हमारे ब्लड के अंदर या हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर? अल्ब्यूमिन्स कितनी होती हैं? तो याद रखना, दैट इज़ अबाउट 60%। 60% जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, दीज आर अल्ब्यूमिन्स। ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं, सो दैट दीज आर अबाउट 35%। दीज आर अबाउट 35%।
अगर हम फाइब्रिनोजेंस की बात करते हैं, सो दीज आर अबाउट 4%। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स कि हमारी जो ब्लड है इसमें जो 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। इसमें जो अल्ब्यूमिन हैं दीज आर अबाउट 60%, ग्लोबुलिन जो हैं वो दीज आर अबाउट 35% एंड हमारे जो फाइब्रिनोजेन हैं दीज आर अबाउट 4%। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपने अच्छे से याद रखना है फॉर बेसिक एमसीक्यूज जो बन सकते हैं इसमें से, ठीक ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। सो दीज आर बेसिकली सोडियम आयन, ठीक हो गया, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक हो गया, बाइकार्बोनेट आयन। सो दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट आयन्स which are acting as electrolytes in our blood, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि भी हमारे ब्लड के अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वी वुड से कि सर इसके अंदर बेसिकली सोडियम आयन होता है, पोटाशियम आयन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम आयन होता है एंड बाइकार्बोनेट आयन होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? अच्छा, पहले न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कौन से होगी। बेसिक दीज आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, ठीक। सो दीज आर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स which are also the part of blood plasma, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर these things also, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ गई? दिस इज वेरी बेसिक बट आई एम टेलिंग यू, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक हो गया, इन साथ में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, ठीक है। सो दीज आर न्यूट्रिएंट्स which are the part of blood plasma, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सी हो सकती हैं? देखिए, यूरिया होगा, ह्यूमन के अंदर जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली यूरिया एंड देयर इज आल्सो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन, इन दिस क्रिएटिनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ व्हाट सेंस? देखिए, अगर एक अडल्ट होता है तो अडल्ट के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अडल्ट बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी पर्सन। जो हेल्दी पर्सन है ना, तो इसके अंदर क्रिएटिनिन बहुत कम होता है, ठीक है। एंड अगर क्रिएटिनिन बहुत कम है तो इट मीन्स यू आर हेल्दी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम किडनी टेस्ट करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम क्रिएटिनिन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अगर किसी के अंदर क्रिएटिनिन नॉर्मल है या कम है तो इट मीन्स कि इसकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं, ठीक है। बट अगर किसी बंदे के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट कि उसकी जो किडनीज हैं दीज आर नॉट प्रॉपर वर्किंग, ठीक है। एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि भाई इट इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मसल वर्क। जब हम मसल वर्क करते हैं तो इससे क्रिएटिनिन जनरेट होता है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। बट जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनके गुर्दे काम नहीं करते तो उनके अंदर क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एंड दिस क्रिएटिनिन इज सो लीथल, ठीक है। एक क्रिएटिनिन क्या करता है कि देखिए, अगर किसी फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन हो रही है तो उस ओव्यूलेशन के अंदर जो हमारा उसका, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारा, ठीक है, जो फीमेल्स का एग होता है उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देती है ये क्रिएटिनिन। जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई वो जो फीमेल होगी शी वुड नॉट कंसीव्ड प्रेगनेंसी, ठीक है। मीन्स ये क्रिएटिनिन टेस्ट काम करता है कि भाई ये जो बंदी है इसकी प्रेगनेंसी पॉसिबल है कि नहीं है। सो वी कैन एस्टिमेट दिस थिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, ठीक हो गया। ये बॉडी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स डैमेज करती है, लाइक इस उस बंदे का स्किन कलर डार्क हो सकता है, उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है, ठीक है, रिंकल्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं एंड एंजाइम्स हैं दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ आवर ब्लड प्लाज्मा, ठीक हो गया। सो दिस वाज अ जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जो है ना फर्दर चीज़ों को इलाबोरेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम नोट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स दीज आर वेरी बेसिक, तो उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। सो हम नोट्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, वहीं पे इन चीज़ों को डिस्कस करके उसको याद कर लेंगे, ठीक हो गया। ओके, सो लुक एट हियर कि भाई हमारे पास प्लाज्मा आ गई एंड प्लाज्मा की लेवल कितनी है, अबाउट 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये चीज़ आपने नहीं बोली, दिस इज़ वेरी 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 बेसिक थिंग कि 45% ब्लड सेल्स होते हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, 55% प्लाज्मा होती है, ठीक है। व्हाट इज प्लाज्मा? इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड in which cells are suspended and it has 90% water and 10% solutes, ठीक है। इसके अंदर 10% solutes होते हैं,
90% इसके अंदर वाटर होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्लाज्मा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, ठीक है, प्लाज्मा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, इट कैन बी आस्क्ड इन बीसीक्यू। तो याद रखना प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 90% वाटर होता है, 10% सॉल्यूट्स होते हैं, 10% सॉल्यूट्स होते हैं। सो वंस अगेन आई रिपीटिंग कि प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, 10% सॉल्यूट्स होते हैं। अब देखें कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले वाटर आ जाएगा विच इज़ अबाउट 90%, मैंने आपको बताया 90%, एंड इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट के तौर पे काम करता है एंड इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। जो हमारी बॉडी की थर्मो रेगुलेशन है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द वाटर, ठीक हो गया। अब सॉल्यूट्स की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा सॉल्यूट है हमारे पास? प्लाज्मा प्रोटीन्स है। सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है? सबसे ज़्यादा हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं एंड दीज आर अबाउट 7%। नहीं भूलना भाई, नहीं भूलना, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है, 10% सॉल्यूट्स हैं। उस 10% सॉल्यूट्स में 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, 10% सॉल्यूट्स में 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। अब देखें इन प्लाज्मा प्रोटीन में से मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है दैट इज़ बेसिकली अल्ब्यूमिन एंड इट इज़ अबाउट 60%। तो अगर बीसीक्यू आ जाए कि भाई ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं तो उनमें से सबसे या मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, तो वी वुड से कि सर सबसे मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन जो है दैट इज़ बेसिकली अल्ब्यूमिन, दैट इज़ अल्ब्यूमिन एंड इट इज़ हाउ मच 60%। व्हाट इट डज टू कि भाई यह मेंटेन करती है कोलॉइड और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। जो कोलॉइड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है this is maintained by albumin. It acts as a transport protein for what? Bilirubin, fatty acids, hormones and drugs. Means के हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? अल्ब्यूमिन करती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। सो दिस थिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं तो हार्मोन की ट्रांसपोर्टेशन में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर्स इन आवर बॉडी, ठीक है। साथ में फैटी एसिड्स एंड बाइलिरुबिन, ठीक है। बाइलिरुबिन का आपको पता होगा कि भाई दिस इज़ बेसिकली बाइल पिगमेंट। दिस इज़ व्हाट? बाइल पिगमेंट। ये बेसिकली क्या करता है? बाइल पिगमेंट हमारे फीकल मैटर को कलर देता है, फीकल मैटर को कलर देता है। मीन्स कि हमारा जो फीकल मैटर है ना इसका जो कलर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वन। ये जनाब है जिसकी वजह से हमारा फीकल मैटर का जो कलर है दैट इज़ अबाउट ऑरेंजिश रेड, ठीक है। अगर ये कलर आ रहा है इट मीन्स दैट कि बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एंड हमारा लिवर प्रॉपर काम कर रहा है एंड वी आर इन अ हेल्दी स्टेट। बट समटाइम क्या होता है कि हमारा जो फीकल मैटर है इसका जो कलर है इट बिकम्स व्हिच वन? इट बिकम्स बेसिकली क्ले कलर्ड, मिट्टी जैसा कलर हो जाता है हमारे फीकल मैटर का। अब देखिए इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये होगा कि अगर बेसिकली फीकल मैटर का कलर क्ले कलर्ड है ना, ठीक है, इट मीन्स कि बाइल पिगमेंट्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग, बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। बाइल पिगमेंट्स क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहे? इट्स मेन रीजंस कुड बी कि भाई हमारा जो लिवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हमारा लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। एंड क्यों काम नहीं कर रहा? इट कुड बी रीजन दैट कि भाई अक्यूट और क्रोनिक लिवर इन्फ्लेमेशन हो गई हो, ठीक है। अक्यूट और क्रोनिक लिवर इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जो बाइल पिगमेंट्स है वो प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। तो वैसे हमारा जो बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हमारा जो बेसिकली स्टूल का कलर है फीकल मैटर का दैट वुड बी क्ले लाइक, मिट्टी जैसा कलर हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ में जो हमारा बेसिकली इसके साथ साथ कंडीशन एक ये भी होती है कि हमारा जो यूरिन बेसिकली ब्राउन कलर का हो जाता है, यूरिन जो है बेसिकली ब्राउन कलर का हो जाएगा। एंड साथ में बेसिकली हमारी जो आइज़ हैं दैट बिकम्स येलोइश जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम LFT करवाते हैं, अपना LFT करवाते हैं,
ठीक है। दिस इज अ टेस्ट विच इज यूज्ड टू चेक द फंक्शंस ऑफ लिवर, ठीक हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं हुए तो लिवर में ही बेसिकली इशू है, तो समटाइम पेनक्रियास में भी इशू होता है, बट याद रखना कि पेनक्रियास में इशू, दिस इज़ वेरी वेरी रेयर ऑब्जर्वेशन, दिस इज ए वेरी रेयर ऑब्जर्वेशन, मीन्स ये चीज़ नॉर्मली बहुत कम एग्जिस्ट करती है, बट इट कैन बी, हो सकता है कि भी पेनक्रियास में इशू हो रहा है, ठीक है। तो इससे बेसिकली कलर चेंज हो सकता है, या अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि भाई कि हम कोई ऐसी यू कैन से डाइट यूज़ करते हैं लाइक इस पम्पकिन्स एंड सीड्स, जो पम्पकिन्स एंड सीड्स होते हैं अगर वो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट में, तो इससे हमारा यू कैन से फीकल मैटर का कलर चेंज हो सकता है, ठीक हो गया। सो दिस इज व्हाट लिटिल बिट क्लिनिकल साइड इंफॉर्मेशन दैट वाज रिलेटेड टू बाइलिरुबिन, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड हियर, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट अल्ब्यूमिन। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग अबाउट अल्ब्यूमिन के अल्ब्यूमिन कितना होता है, 60% होता है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स का। क्या करती है, इट मेंटेन्स कोलाइड और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर बाइलिरुबिन, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं, दीज आर बेसिकली ग्लोबुलिन्स, दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली ग्लोबुलिन्स, एंड ग्लोबुलिन्स कितनी होती हैं, 35% होती हैं। आपने लाजमी याद रखना है कि भाई ग्लोबुलिन्स कितनी होती है हमारे ब्लड के अंदर, दीज आर 35%, ठीक है। इसके अंदर अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स आती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिपिड्स, मेटल आयंस, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सी होगी, लाइक अगर हम बात करें विटामिन डी हो गई, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन्स भी होती हैं, दीज आर बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड दीज आर एंटीबॉडीज फॉर इम्यून डिफेंस, ठीक हो गया। हमारे जो ग्लोबुलिन्स हैं, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स। भाई नहीं बोलना, ग्लोबुलिन्स के 3 टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन्स। अब देखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स का क्या काम है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेसिकली लिपिड्स, मेटल आयंस, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स नहीं भूलना भाई, गामा ग्लोबुलिन्स को नहीं भूलना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन्स आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, गामा globulins are basically what, these are basically immunoglobulins, immunoglobulins। आई होप सो कि आप इस चीज़ को याद रखोगे। गामा ग्लोबुलिन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम फंक्शंस, ठीक है, बिकॉज दे एक्ट लाइक एंटीबॉडीज, ठीक है। अब बात करते हैं फाइब्रिनोजेंस की, दीज आर अबाउट 4%, ठीक है, दीज आर अबाउट 4%, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग कोआगुलेशन, ठीक हो गया। सो दीज वर प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसके सबसे पहले आप लोगों को बेसिकली याद होना चाहिए कि भाई ब्लड के अंदर कितनी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। तो हम बोलेंगे कि सर ब्लड के अंदर 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, उस 7% प्लाज्मा प्रोटीन में से 60% अल्ब्यूमिन्स होती हैं, 35% ग्लोबुलिन्स होती हैं, 4% फाइब्रिनोजेंस होती हैं। Albumins are most important, 60%, and they are responsible for maintaining osmotic pressure. Globulins are 35%, and these can be alpha, beta, and gamma globulins. Gamma globulins को नहीं भूलना कि भाई these are immunoglobulins. Alpha and beta globulins are responsible for transportation of lipids, metal ions, fat soluble vitamins. Fibrinogens की बात करते हैं, so these are 4%, ठीक है। उसके बाद इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दीज आर सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। दे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, पीएच एंड साथ में मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के अंदर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा अबाउट एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम आयन वर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं अबाउट न्यूट्रिएंट्स के, भाई इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज आ जाता है हमारे पास, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, इसके अंदर यूरिया होती है, यूरिक एसिड होती है, क्रिएटिनिन होती है एंड बाइलिरुबिन। दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स होते हैं, दे ट्रांसपोर्ट द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं अबाउट फार्म्ड एलिमेंट्स, जिसको हमने क्या बोला कि दीज आर बेसिकली ब्लड सेल्स। ये कितने होते हैं, नहीं भूलना भाई, नहीं भूलना, 45% होते हैं, 45%। प्लाज्मा 55%,
आई होप सो कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद हो चुकी है, बट आपने लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ याद रखनी है। आई एम टारगेटिंग कि भाई जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ ना, तो वो चीज़ आपके हिप्पोकैम्पस में जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। एंड यू नो कि भाई रिपीटेशन इज़ मदर ऑफ लर्निंग, ठीक है। सो प्लाज्मा 55% एंड ब्लड सेल्स कितने होते हैं? दीज आर अबाउट 45%। आई होप सो बहुत टाइम तक ये चीज़ आप रिटेन कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, formed elements are basically cellular components of blood and they all derived from hematopoietic stem cells in the bone marrow. Once again, this is important for BCQ कि भाई जितने भी formed elements हैं, जितने भी blood cells हैं, they are derived from hematopoietic stem cells. जितने भी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है वो इन जनाब से हो रही होती है, किन से? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। एंड ये बेसिकली इन अडल्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बोन मैरो। एंड आपको पता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? यॉर्क में इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यॉर्क में होती है। देन आफ्टर ये आ जाती है हमारे लिवर के अंदर, देन आ जाती है हमारी स्प्लीन के अंदर, ठीक है। एंड अल्टीमेट साइट ऑफ ब्लड प्रोडक्शन इज बेसिकली व्हाट दैट इज अ बोन मैरो। ये चीज़ मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में बहुत अच्छे से बताई थी, ठीक हो गया। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, आपको लाजमी पता होगा, ठीक है। एंड ये कितने होते हैं? 4.5 to 6 मिलियन पर मिलीलीटर, ठीक है। सॉरी, माइक्रोलीटर, सॉरी दैट इज बेसिकली मिलीलीटर, ठीक है। सो अच्छा देखें तो बेसिकली कितने होते हैं? 4.5 to 6 मिलियन पर मिलीलीटर। दीज आर बेसिकली हमारी रेड ब्लड सेल्स। तो इसके बेसिकली जो आपकी बॉडी है उसमें जो सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स हैं, तो दीज आर बेसिकली रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ बाई कॉनकेव। स्ट्रेट क्यों नहीं है भाई? फ्लैट क्यों नहीं है? क्या रीज़न है? बाई कॉनकेविटी की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ब्लड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज नहीं हो सकती, ठीक है। सो दिस इज अचीवमेंट ऑफ ब्लड के ब्लड जो बेसिकली अगर देखें हमारे रेड ब्लड सेल्स कुछ इस तरह से होते हैं, फ्लैट लाइक, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो सकती थी, एब्जॉर्प्शन हो सकती थी, बट नेचर ने इसको बेसिकली क्या कर दिया है? नेचर ने इसको बाय कॉनकेव कर दिया है, बाय कॉनकेव कर दिया है, ओके। आई थिंक साइज इज मैटर नाउ, बट डोंट वरी अबाउट दैट। बट देखिए बाय कॉनकेविटी की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई भाई। बाय कॉनकेविटी की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई, इट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज वाला प्रोसेस है इट बिकम्स मोर इंटेंस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल के भी रेड ब्लड सेल इज अ बाइकॉनकेव इन नेचर, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते सो हाउ दे जनरेट एटीपीज? लेकिन बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपीज हैं वो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाती हैं। दीज आर पावर हाउसेस ऑफ सेल्स। वेरी बेसिक है, मुझे डिस्कस करने में मज़ा भी नहीं आ रहा, बट वन सेकंड आई इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज होप सो कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ ना पता हो या प्रॉपर ऐसे कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर ना हो, दैट्स व्हाई। अच्छा देखें, सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एटीपीज, ठीक है। अब जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो भाई ये जिम्मेदारी कौन लेगा बेसिकली? तो इनके अंदर बेसिकली सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगी, एंड ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो बेसिकली एटीपीज जनरेट होंगे, सो दे यूटिलाइज दैट, ठीक है। अच्छा, अदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल, इसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल। इसकी वजह से हमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है फॉर फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो वंस अगेन रिपीटिंग, रेड ब्लड सेल्स रेथ्रोसाइट्स बोलते हैं इसको। इसका कितना नंबर है? 4.5 to 6 मिलियन पर मिलीलीटर। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी फॉर BCQ पर्पस। स्ट्रक्चर किस तरह की है इसकी? बाइकॉनकेव डिस्क की तरह है। इसका क्या फ़ायदा होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एनर्जी इज जनरेटेड बाय ग्लाइकोलाइसिस। इसकी मेम्ब्रेन याद रखनी है कैसी है? फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फॉर बेटर यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखें इसके फंक्शन, सो दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वाया हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
बायकार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन एंड बायकार्बोनेट्स एंड दे एक्ट लाइक अ बफर, ठीक है, ताकि ब्लड की पीएच मेंटेन हो जाए। अब बात करते हैं लाइफ स्पैन की, ठीक है, कि जो हमारे बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो दैट इज़ अबाउट 120 डेज। 120 डेज इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड इनको 120 डेज के बाद कौन डिस्ट्रॉय करता है? पाकिस्तान आर्मी करती है? नहीं करती भाई। इंडियन आर्मी करती है? नहीं करती। मैक्रोफेजेस करते हैं। कौन करते हैं? मैक्रोफेजेस करते हैं। सो 120 डेज के बाद 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है मैक्रोफेजेस के थ्रू। एंड मैक्रोफेजेस इनको कहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं? वजीरिस्तान में नहीं, वजीरिस्तान में नहीं भाई, बलूचिस्तान में नहीं, स्प्लीन में, लिवर में एंड बोन मेरो में। तो आपने ये बेसिक लाजमी याद रखना है, ये बेसिक लाजमी याद रखना है कि आफ्टर 120 डेज, आफ्टर 120 डेज रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कौन करता है? बेसिकली मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई दिस इज़ लाइक पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। एंड मैक्रोफेजेस इनको कहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं? लिवर में, स्प्लीन में, ठीक है, एंड बोन मेरो में। जहाँ पे बनते हैं वहीं पे मरते हैं, ठीक है। जैसे इंसान ज़मीन पे पैदा होता है तो ज़मीन पे ही मरता है ना, ठीक है। सो भाई इनके साथ भी यही हशर है, ठीक है, जहाँ पे पैदा होते हैं वहीं पे मरते हैं। लिवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो, दीज आर दी साइट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बट अल्टीमेटली ये इसराइल आके इनको यहाँ पे मार देता है। एंड वो इसराइल कौन है? दैट इज़ अ मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेड ब्लड सेल्स को आफ्टर 120 डेज कौन डिस्ट्रॉय करता है, तो आई होप सो कि आप यही बोलोगे कि सर 120 डेज के बाद मैक्रोफेजेस मारते हैं। इनको कहाँ पे मारता है? स्प्लीन में, लिवर में एंड बोन मेरो में, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन का कंटेंट, हीमोग्लोबिन का कंटेंट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीसीक्यू पर्पस। ये बायोकेमिस्ट्री में भी आ सकता है, फिजियोलॉजी में आ सकता है। एट दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजियोलॉजी, लेटर ऑन वी विल डिस्कस बायोकेमिस्ट्री, बट फॉर बोथ सेंसेस आपको ये चीज़ लाजमी याद होना चाहिए। एज अ यू कैन से जूनियर डॉक्टर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली हीमोग्लोबिन का क्या कंटेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। सो अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की बात करें तो बेसिकली ये कितनी होती है? तकरीबन 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 14 to 60 ग्राम पर डेसीलीटर। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर रेड ब्लड सेल और ओवरऑल ब्लड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हीमोग्लोबिन की लेवल कितनी होती है, 14 to 16, भाई आपको लाजमी याद होना चाहिए। एज अ बेसिक डॉक्टर अगर आपको ये चीज़ भी नहीं पता तो किस किस्म के डॉक्टर हो भाई, ठीक है। सो उसके कितने हैं बेसिकली कितना वैल्यू है हीमोग्लोबिन का? दैट इज अबाउट 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब देखें हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती है। दिस इज अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको हाई ऑक्सो के पता होगी, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। वन सेकंड पूछ रहा हूँ कि रेड ब्लड सेल को कौन मारता है? रेड ब्लड सेल को मारता है मैक्रोफेजेस। कहाँ पे मारते हैं? लिवर में, स्प्लीन में, बोन मेरो में, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, दीज आर ल्यूकोसाइट्स। नंबर कितना होता है? 4000 to 11,000 पर मिलीलीटर, 4000 to 11,000 पर मिलीलीटर। इनका नंबर बहुत कम होता है। वो कितने थे भाई रेड ब्लड सेल? दीज आर अबाउट 4.5 to 6 मिलियन पर मिलीलीटर। एंड ये कितने हैं? 4000 to 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखें, दे डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। इनके दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। लुक एट हियर, डब्ल्यूबीसी की हम डिस्ट्रीब्यूशन सर से करते हैं कि इसके दो कैटेगरीज होंगे, ठीक है। नंबर 1 ग्रेनुलोसाइट्स and other one are agranulocytes. Agranulocytes. These are two main domains of white blood cells, granulocytes and agranulocytes, ठीक हो गया। ग्रेनुलोसाइट्स कौन से हैं? एग्रेनुलोसाइट्स कौन से हैं, ठीक है। आपने इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखना है। ग्रेनुलोसाइट्स कौन से हैं? नेब, NEB, नेब को याद रखना है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स में कौन आते हैं? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। उसके लिए आप LM को याद कर सकते हो, LMS। जैसे आप कोई भी LMS लेते हो फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। CSS के लिए,
ठीक है, PCS के लिए, ठीक है, PMS के लिए जो LMS ज्वाइन करते हो, इवन इवन दो फार्मली कैट एज वेल सब ज्वाइन करके हो, ठीक है। तो एस को भूल जाओ भाई, एस को भूल जाओ, ठीक है। तो LM को याद कर लो। एस को भूल जाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा, ठीक है, बट एस को भूल जाओ, LM को याद कर लो, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन कौन से आ गए? नेब मीन्स न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, eosinophils and basophils. These are basically what granulocytes. These are granulocytes. नेब से याद किया आपने, नेब से न्यूट्रोफिल, यूनोसिनोफिल एंड बेसोफिल। एलएम को याद कर लो, लिम्फोसाइट्स भाई, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लाजमी याद रखना है, नहीं भूलना, फॉर BCQ, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज बेसिकली दीज आर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, polymorphonuclear leukocytes. These are basically granulocytes. तो ग्रेनुलोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इस चीज़ को आपने नहीं भूलना भाई, गले से लगा दो इस इंफॉर्मेशन को। इनको क्या बोलते हैं? LM वालों को, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एस को मिस कर दिया, ठीक है, एस को मिस कर दिया। कौन से? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, इनको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, सॉरी मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मोनोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो न्यूट्रोफिल्स इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं, 60 to 65% होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, इन डोमिनेट करती है यहाँ पे, ठीक है। इओसिनोफिल, बेसोफिल्स कम होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनका लिम्फोसाइट तकरीबन कितने होते हैं? 20 to 25%, दीज आर अबाउट 20 to 25%, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली lymphocytes and these are how much? 20 to 25%. Monocytes, these are basically largest, ठीक है। एंड इनके बारे में अगर बात करें तो एक तो ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट WBC, एंड साथ में कि इनके पास बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे यूनिट से मोनोसाइट्स होते हैं, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है इनके पास। अब देखें, सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स, इनको हमने क्या बोला कि दीज आर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। आप नहीं बोलोगे क्या भाई? ग्रेनुलोसाइट्स को क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स को बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इनके अंदर न्यूट्रोफिल्स आते हैं एंड दीज आर अबाउट 60 to 70%। इनके अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं लाइक एज राइबोसोम्स। दे कंस्टिट्यूट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बाय द फेगोसाइटोटिक एक्टिविटीज, बिकॉज ये फेगोसाइटोसिस करते हैं किसकी? बैक्टीरिया की। एंड दे कंटेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड डिफेंसेस। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन रिलेटेड कंटेंट को डाइजेस्ट करते हैं, डिफेंसेस प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इओसिनोफिल्स की, दीज आर अबाउट 2 to 4%। न्यूट्रोफिल्स कितने थे? न्यूट्रोफिल्स वर अबाउट 60 to 70% एंड दे वर डूइंग फेगोसाइटोसिस, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इओसिनोफिल्स की, इनके अंदर बेसिकली बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, रेड ऑरेंज इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। दे डिफेंड अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस एंड दे मॉड्यूलेट, कंट्रोल करते हैं किसको? एलर्जिक रिएक्शंस को, बाय द रिलीजिंग हिस्टामिनेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जो इओसिनोफिल्स है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एलर्जिक रिएक्शंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BCQ। eosinophils which are about 2 to 4%, याद रखना है, ठीक है, कि these are responsible for controlling allergic reactions because they release histamines, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एलर्जिक रिएक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? इओसिनोफिल्स।
ईओसिनोफिल्स क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिनेस। अब बात करते हैं बेजोफिल्स की, बहुत कम होते हैं बेचारे, कितने होते हैं 1% से भी कम होते हैं। भाई कितनी ज़्यादती है इनके साथ, कितनी ज़्यादती है, 1% से भी कम है। तो याद रखना है कि बेजोफिल्स आर अबाउट लेस देन 1%। दीज आर लीस्ट न्यूमरस, लार्ज ब्लू ग्रेन्यूल्स होते हैं। ऊपर वालों में कौन से ग्रेन्यूल्स से आपको याद होगा, रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल्स, इनके अंदर ब्लू है, ठीक है। सो बिकॉज बी से मैच कर रहा है, सो बेजोफिल्स के अंदर ब्लू ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। दे रिलीज हिस्टामिन, हेपरिन एंड द इमीडिएट इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस। सो ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बेजोफिल्स जो बेचारे बहुत कम हैं, कितने हैं 1%, कौन से रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, अगर बीसीक्यू में आ जाए, अगर बीसीक्यू में आ जाए कि भाई बेजोफिल्स कौन से रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, क्या बोलेंगे, बेजोफिल कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस को, इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस को, ठीक है। अब बात करते हैं, देखें एलर्जिक रिएक्शंस दोनों कंट्रोल कर रहे हैं भाई, ईओसिनोफिल्स भी कर रहे हैं एंड बेजोफिल्स भी कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट की, जिसके बारे में मैंने क्या बोला कि भाई इनको हम नाम देते हैं मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। नहीं बोलोगे आप, नहीं बोलोगे, लाजमी याद रखना है फॉर बीसीक्यू। अगर कोई पूछे कि भाई ए ग्रेन्युलोसाइट को कौन सा नाम देते हैं, तो हम बोलेंगे कि सर इनको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब देखें इसमें 20 to 25% लिम्फोसाइट्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है, स्मॉल साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर स्मॉल साइटोप्लाज्म होता है। अब बात करते हैं कि बेसिकली लिम्फोसाइट्स कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, दीज आर बेसिकली लिम्फोसाइट्स। तो 3 बेसिकली हमारे पास लिम्फोसाइट्स आ गए, कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ठीक हो गया। अब देखें बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी को। टी लिम्फोसाइट्स सेलुलर इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स कैन बी हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स दे किल दी वायरसेस अफेक्टेड इन ट्यूमर सेल्स, ओके हो गया। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स की, कितने हैं, 3 to 8%। देखें मैं वंस अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप यहीं पे याद कर लो, ताकि आपके हिप्पोकैम्पस में भाई स्टोर हो जाए। देखें हमारे पास बेसिकली ए ग्रेन्युलोसाइट जो हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक हो गया। इनको हमने क्या बोला कि दीज आर बेसिकली मोनोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो इनके अंदर लिम्फोसाइट्स आ गए, इनके अंदर लिम्फोसाइट्स आ गए, इनके अंदर मोनोसाइट्स आ गए, इनके अंदर मोनोसाइट्स आ गए। लिम्फोसाइट्स कितने हैं, 20 to 25%, 20 to 25%। मोनोसाइट्स कितने हैं, 3 to 8%, जो बेसिकली मैक्रोफेज में भी कन्वर्ट होता है। जो मैक्रोफेज इजराइल क्या करता है, आरबीसी को खा जाता है, कहाँ पे खा जाता है, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, ठीक है। सो मोनोसाइट्स दीज आर अबाउट 3 to 8%। मैंने बताया कि दीज आर लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स, इनके अंदर किडनी शेप या बीन शेप न्यूक्लियस होता है। दे डिफ्रेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, टिश्यूज में जाके ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। स्पेशली बोन मैरो की बात करते हैं तो वहाँ पे जाके ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होगा एंड रेड ब्लड सेल को खा जाएगा। एंड दे आर इंपॉर्टेंट इन फेगोसाइटोसिस एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जिनको हम एक और नाम देते हैं कि भाई साहब इनको हम बोलते हैं, इनको हम नाम देते हैं बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स। ये मेगाकेरोसाइट्स से बनते हैं, इनके फ्रेगमेंट्स आपको याद होगा, ठीक है। सो प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, दीज आर स्मॉल नॉन न्यूक्लियर डेड सेल फ्रेगमेंट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकेरोसाइट्स, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन बट इट कैन बी आस्क्ड इन बीसीक्यू कि भाई प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकेरोसाइट्स। इनका नंबर कितना है, 1.5 लाख to 4 लाख per milliliter, 1.5 लाख to 4 lakh per milliliter, दिस इज देयर नंबर। अगर हम रिकॉल करें अबाउट वाइट ब्लड सेल, आपको याद होगा ऑब्वियसली, मैंने अभी आपको बताया कितना है वाइट ब्लड सेल, क्या नंबर इनका, 4000 से लेके 11,000, 4000 से लेके बेसिकली 11,000, ओके, 11,000 पर मिलीलीटर, ठीक है। दिस वाज द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम बात करें अबाउट रेड ब्लड सेल, ऑफ कोर्स आपको याद होगा दैट वुड बी अबाउट 4.5 to 6 मिलियन पर ml, ठीक है। सो नंबर आपने लाजमी याद रखना है फ्रॉम एनी वन ऑफ देम, ठीक है। इट कैन बी आस्क्ड इन म्यूजिक, ठीक है। अब इनकी फंक्शन की बात करते हैं। सो द प्राइमरी, इनका प्राइमरी रोल दैट इज इन हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस मींस कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन ऑफ
ब्लड दैट इज देयर प्राइमरी रोल, ठीक है। अच्छा, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्लेटलेट प्लग एंड वेस्कुलर इंजरी। जब वेस्कुलर इंजरी होती है, वेस्कुलर इंजरी मीन्स ब्लड वेसल की इंजरी होती है, सो ये बेसिकली ड्यूरिंग ब्लड वेसल इंजरी दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्लेटलेट प्लग, they are produced from platelet plaque. अब they release clotting factors like as ADP, thromboxane, A2, serotonin. अब इनके बारे में इंडिविजुअल बात नहीं करें, अब इतना याद रखो आप। They release clotting factors ADP, thromboxane, A2 and serotonin. They promote blood coagulation and wound healing. इनका जो लाइफ स्पेन है that is about 8 to 10 days, 8 to 10 days. आरबीसीज का कितना था, दैट वाज अबाउट 120 डेज, दैट वाज अबाउट 120 डेज। अच्छा, इनका लाइफ स्पैन बेसिकली लाइफ स्पैन 8 to 10 डेज है। तो अब इनको कौन डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, कौन डिस्ट्रॉय करेगा? बेसिकली इनको डिस्ट्रॉय करेगा वो जो इजराइल था, कौन था? दैट वाज बेसिकली मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बेसिकली इनको बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक हो गया, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड बेसिकली जब बेसिकली जो मैक्रोफेजेस हैं, स्पेशली स्प्लीन वाले, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड वो जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक सिस्टम जनरेट करते हैं, ठीक है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेटिनेक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। एंडोथेलियल सिस्टम, यह सिस्टम बेसिकली इनको डिस्ट्रॉय करता है, इनको डैमेज करता है, ठीक हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ब्लड मॉड्यूल फिजियोलॉजी, ठीक है। आई थिंक इसको मुझे बहुत क्विकली कवर करना चाहिए था, बट दिस वाज अ वेरी यू कैन से यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो आपको लाजमी पता होना चाहिए था, दैट्स वाई आई टुक सम टाइम, ठीक है। अदरवाइज इफ़ आई वांट कि मैं इसको जल्दी भी कवर कर सकता था, बट आई वांट कि आपको ब्लड की जो बेसिकली ब्लड फिजियोलॉजी की जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आपकी जो आगे वाले कॉन्सेप्ट है आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक की। उसकी जो हेडिंग है दैट इज़ बेसिकली फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज की। आरबीसीज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इनकी फॉर्मेशन में कौन सी स्टेजेस होती हैं, आरबीसीज की मींस की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दैट। सो नाउ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो, ठीक है। बोन मेरो के अंदर ये बनते हैं, इन अडल्ट के अंदर जो है बेसिकली ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं। एंड इनके बनने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज एरेथ्रोपोइसिस, आपको पता होगा। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इनसे बेसिकली हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अच्छा, अगर हमारे यू कैन से बोन मेरो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं अगर वो प्रॉपर काम नहीं करते, मींस दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉर्मली ब्लड सेल्स, अगर वो नॉर्मली ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करे तो हम क्या करवाते हैं? इसका सॉल्यूशन हमारे पास एक ही होता है, दैट इज़ बीएमटी। यू नो अबाउट दैट इज़ बीएमटी स्टैंड्स फॉर बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। अगर बेसिकली स्टेम सेल्स प्रॉपर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं करे तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता है, दैट इज़ अ बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। सो बेसिकली आरबीसीज बोन मेरो में बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एरेथ्रोपोइसिस। कौन बनाता है? प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को बेसिकली जो चीज़ कंट्रोल करती है दैट इज बेसिकली एरेथ्रोपोइटिन, दैट इज अ हार्मोन जो किडनी से प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कंट्रोल करता है आरबीसीज की फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट को। तो आपसे कोई पूछे कि भाई विच हार्मोन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ एरेथ्रोपोइसिस, तो हम बोलेंगे कि सर एरेथ्रोपोइटिन जो है ये बेसिकली कंट्रोल करता है एरेथ्रोपोइसिस को। एंड ये बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी से बनता है। एंड साथ में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज़ हाइपोक्सिया। जब ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है बॉडी के अंदर तब आरबीसीज की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आरबीसीज की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। एंड कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक इज आयरन, दे फैसिलिटेट दिस, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये बेसिकली एरेथ्रोपोइसिस वाले प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। अब देखें, आपको पता है कि अबाउट द साइट ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में एट द थर्ड वीक RBCs are produced in yolk sac. This is the primary site of erythropoiesis, ठीक है। मिड गैस्टेशन पीरियड में या इवन आई टॉक अबाउट सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर दे प्रोड्यूस्ड इन लिवर, देन आफ्टर दे ट्रांसफर इन स्प्लीन एंड सम लिम्फ नोड्स, ठीक है। बट बाय द लास्ट मंथ ऑफ फीटल लाइफ, जो हमारा फीटल पीरियड होता है, ठीक है, उसके लास्ट मंथ में एंड आफ्टर द बर्थ, last month of fetal life and after birth, this process is continue in the bone marrow, ठीक है। bone marrow के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, in adults it occur in the red bone marrow of membranous bones such as vertebrae, sternum, ribs, pelvis and proximal ends of long bones. इन bones के
जो बेसिकली रेड बोन मेरो है, इनके अंदर आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं जब आरबीसीज बनते हैं तो इनके बनने की कौन सी स्टेजेस होती हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये कौन कौन सी स्टेजेस है। एक आरबीसी गुजर के मैच्योर एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होता है। व्हाट दीज आर स्टेजेस। ठीक है, ओके, लेट्स वी आर डूइंग द इनलिस्टिंग ऑफ ऑल दी स्टेजेस, देन हम उसको डायग्राम में देखते हैं, देन हम रिटन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो नाउ स्टेजेस ऑफ आरबीसी डेवलपमेंट। आरबीसी की डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट। पहले हम इनको याद करते हैं, अब लाजमी याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस से आरबीसी गुजर के एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ पहले आप याद रखें कि जो बेसिकली आरबीसी की फॉर्मेशन है, इस इंटायर लीनिएज को हम बोलते हैं, एरिथ्रोइड लीनिएज मीन्स वो कौन सा चेन लाइक प्रोसेस है जिसके थ्रू आरबीसी बनते हैं। तो हम बोलेंगे कि सर एरिथ्रोइड लीनिएज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोइड लीनिएज इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। अब देखें ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा। ये प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होगा ओरिजिनल स्टेम सेल से। ओरिजिनल स्टेम सेल्स मीन्स जिसके पास ताकत हो ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की। ठीक है, मीन्स जो ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बना सकता है, दैट इज अ ओरिजिनल स्टेम सेल। एंड यू नो कि भाई ओरिजिनल स्टेम सेल कौन सा है। ओरिजिनल स्टेम सेल कौन सा है, दैट इज बेसिकली प्लूरोपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिसके बारे में आपको पहले बताया। दैट इज अ प्लूरोपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। दिस इज अ ओरिजिनल स्टेम सेल, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। दिस इज अ ओरिजिनल स्टेम सेल। ठीक हो गया भाई साहब। अब देखें क्या चेंजेस आएंगे। जो हमारे पास प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ये सिर्फ आरबीसी नहीं बनेगा भाई। अभी तो हम आरबीसी की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बट इट कैन प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ये सारे किस्म के जो ब्लड के सेल्स है वो बना सकता है। ठीक है, अब देखें इससे क्या बनेगा। इससे जो बेसिकली आगे वाली स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोइड। बेसिकली दैट इज आई एम चेंजिंग द कलर। देखें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोइड। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोइड, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, CFUE। अक्सर टेक्स्ट के अंदर इस तरह से लिखा होता है CFUE स्टैंड्स फॉर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोइड। क्या बोला मैंने, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोइड। अब देखें इससे क्या बनेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे बेसिकली चीज बनेगी, दैट इज अ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। इससे क्या बनेगा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये इससे बनेगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अब देखें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बेसिकली क्या बनेगा, दैट इज अ बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। अच्छा, बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनेगा, इससे जो चीज़ बनेगी, दैट इज अ बेसिकली पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। क्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। इससे आगे बनेगा बेसिकली ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इससे आगे जाके बनेगा ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। अच्छा, लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रेटिक्यूलोसाइट। अब इस रेटिक्यूलोसाइट से बेसिकली बनेगा मैच्योर एरिथ्रोसाइट।
इससे बेसिकली बनेगा मैच्योर एरिथ्रोसाइट। दीज आर बेसिकली 8 स्टेजेस, ठीक है, जिससे गुजर के हमारे पास ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट आता है। कौन कौन सी हैं देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है प्लूरोपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब देखिए ज़्यादा क्लियर है, देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है प्लूरोपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। दिस इज बेसिकली ओरिजिनल स्टेम सेल, इट कैन प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल। इस प्लूरोपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या बनता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड। क्या बनता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड, जिसको हम बोलते हैं CFUE। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड से बनता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है बेसिकली पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है आर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट से बेसिकली बनता है मैच्योर एरिथ्रोसाइट। सो दीज आर द 8 स्टेजेस जिसके थ्रू आरबीसी गुजर के एक मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है। वंस अगेन रिपीटिंग, प्लूरोपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर एरिथ्रोसाइट। अच्छा, सो इसे सब सेल बनेंगे। अब देखें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड, उसके बारे में कुछ मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर है, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर है। एंड आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते, आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, बट क्योंकि बहुत छोटा है ना, बट इस दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टू एरिथ्रोपोइटिन। जो एरिथ्रोपोइटिन है विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एरिथ्रोपोइसिस, वो बेसिकली जो ना यहाँ पे आके एक्ट करता है एंड ये इसको रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज बेसिकली वेरी सेंसिटिव टू एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। दिस इज बेसिकली फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल प्रीकर्सर सेल। दिस इज अ फर्स्ट, क्योंकि आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना अंडर द माइक्रोस्कोप, बस इसको आप अंडर द माइक्रोस्कोप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकली ऑब्जर्वेबल प्रीकर्सर, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि भाई कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड, दिस वाज अ वेरी स्मॉल सेल बट दिस इज अ लार्ज सेल। दिस इज अ लार्ज सेल, इसके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके पास बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, इसके पास बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है विच इज़ अ फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल सेल, इट अंडरगोज मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोटिक डिवीजन होती हैं ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। सो इसके अंदर बेसिकली मल्टीपल डिविजन्स होंगी। कौन सी डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन्स होंगी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट फोर्थ स्ट्रक्चर, दैट इज बेसिकली बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। अच्छा, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू साइज, ये जो बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है ना, दिस इज स्मॉलर देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। दिस इज स्मॉलर देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से थोड़ा छोटा है। ठीक हो गया, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से ये बेसिकली छोटा है। सॉरी, डोंट माइंड अबाउट स्पेलिंग्स, ठीक है। सो दिस इज स्मॉलर देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट एंड अदर डिफरेंस इज दैट इसको हम बेजोफिलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, दैट इज डीपली बेजोफिलिक। देखें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म था दैट वाज आल्सो बेजोफिलिक, ये भी बेजोफिलिक था, बट डिफरेंस इज दैट जो हमारा बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है ना, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो साइटोप्लाज्म है that is basically deeply basophilic, deeply basophilic because इसके अंदर you can say राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आरएनए का कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एंड अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हेयर इज दैट जो बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है ना, बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है, इस स्टेज पे आके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। इस स्टेज पे आके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट्स हियर।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी स्टेज से स्टार्ट होती है, तो हम बोलेंगे कि सर हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है वो बेसिकली स्टार्ट होती है बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट वाली स्टेज से। अब बात करते हैं अबाउट पॉलीक्रोमैटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट की। अच्छा, ये जो हमारा पॉलीक्रोमैटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट है ना, इसका जो कलर है दैट इज बेसिकली क्ले लाइक कलर, हम या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका जो कलर है दैट इज ग्रेश कलर। इसका ग्रेश कलर है, ग्रेश कलर, या यू कैन से कि इसका जो कलर है दैट इज मड लाइक कलर है किसका, पॉलीक्रोमैटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट का। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो पॉलीक्रोमैटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट है ना, इसके अंदर एक्टिवली हीमोग्लोबिन अक्यूमुलेट होती है। इसके अंदर एक्टिवली हीमोग्लोबिन अक्यूमुलेट होती है। देखें, बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हुई थी, बट पॉलीक्रोमैटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि एक्टिवली हीमोग्लोबिन अक्यूमुलेट हो जाएगी। सो एक्टिवली, आई एम राइटिंग हियर, एक्टिवली हीमोग्लोबिन अक्यूमुलेट, नहीं भूलना भाई, नहीं भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट बीसीक्यू। कोई पूछे कि भाई हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम बोलेंगे कि सर बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट से। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट कौन सी स्टेज पे होगा, पॉलीक्रोमैटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट से। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऑर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट। इसको हम एक और नाम ही देते हैं, क्या देते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्मोब्लास्ट। भाई डोंट माइंड अबाउट माई राइटिंग्स, बिकॉज मेरी राइटिंग ऐसी है, ठीक है, एक तो बहुत छोटी है, ठीक है, एंड दूसरी आपको पता है कि किस तरह की कितनी प्यारी सी लिखी हुई है, ठीक है। 5 साल से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी राइटिंग को बड़ा करूँ, लेकिन नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, ठीक है। सो इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लो भाई, ठीक है। ऑर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखें इसकी जो अपीयरेंस है अब ये चेंज हो गई, क्योंकि ऊपर वाली जो स्टेज थी दैट वाज अ पॉलीक्रोमैटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, इसका एक कलर था ग्रेश कलर और मड लाइक कलर। इसके अंदर एक्टिवली हीमोग्लोबिन स्टार्ट हुई थी ना, तो अब जो हमारा ऑर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट है, इसका जो कलर है दैट इज पिंकी कलर, पिंकिश कलर है भाई इसका, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे न्यूक्लियस की पाइक्नोसिस स्टार्ट होती है, पाइक्नोसिस ऑफ न्यूक्लियस। पाइक्नोसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है ना, इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अगर आपको बेसिकली पैथोलॉजी याद हो, तो पैथोलॉजी में हमने डिस्कस किया था अबाउट पाइक्नोसिस ऑफ न्यूक्लियस। जब हम बेसिकली पढ़े थे अबाउट नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, वहाँ पे हम पाइक्नोसिस का हमने वहाँ पे डिस्कशन की थी वहाँ पे, ठीक है। तो पाइक्नोसिस में क्या होगा कि फ्रेगमेंट्स बनेंगे, किसके बनेंगे, न्यूक्लियस के बनेंगे, ठीक है। सो एट दिस स्टेज हमारा जो बेसिकली सेल है दैट इज पिंकिश इन कलर, एंड न्यूक्लियस जो है सेल का, उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, पाइक्नोसिस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद जो बेसिकली हमारे रेटिकुलोसाइट्स हैं, हमारे जो रेटिकुलोसाइट्स हैं, दीज आर इमीडिएट प्रीकर्सर्स ऑफ आरबीसी। दीज आर बेसिकली इमीडिएट प्रीकर्सर्स ऑफ आरबीसी, ठीक हो गया, इमीडिएट प्रीकर्सर्स ऑफ आरबीसी। अच्छा, इसको बेसिकली क्या किया जाता है, इसको बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में फेंका जाता है इसको ब्लड स्ट्रीम में। जब इसको ब्लड स्ट्रीम में फेंका जाता है ना, तो ये अपनी मैच्योरेशन को कंप्लीट करता है, एंड विद इन 1 to 2 days ये कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर एरिथ्रोसाइट के अंदर। सो ये बेसिकली ड्रेन किया जाता है कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, एंड वहाँ पे क्या करेगा, जाके वहाँ पे कोई ये डांस नहीं करेगा, वहाँ पे जाकर ये अपनी मैच्योरेशन को कंप्लीट करेगा, एंड इसकी मैच्योरेशन विद इन 1 to 2 days कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे मैच्योर एरिथ्रोसाइट में, ठीक है। देन हमारे पास ये जनाब आ जाता है, ठीक है, जिसके बनने का हमें इंतज़ार होता है, ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टेज, एंड इसकी जो अपीयरेंस है दैट इज अ बायकॉन्केव। आपको पता है इसकी बायकॉन्केव अपीयरेंस है, बायकॉन्केव इसकी अपीयरेंस है, ठीक है, एंड इट इज़ अ सेल विच इज़ पैक्ड विद हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एंड ये अभी जो है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करेगा बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट, ठीक है, जो बेसिकली स्टार्ट हुई थी बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट में एक्यूमुलेट होना, ठीक है।
एंड इसका लाइफ स्पेन आपको याद है 120 डेज। अब क्विकली देखें अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जिसको हमने क्या बोला कि दिस इज अ ओरिजिनल स्टेम सेल इन अ बोन मेरो दैट इज एबिलिटी टू फॉर्म ऑल द ब्लड सेल्स। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ इट्स प्रोजेनी बिकम्स कमिटेड टू द इरेथ्रॉइड लीनिएज। इरेथ्रॉइड लीनिएज वो बेसिकली इस प्रोसेस है जिसके अंदर आरबीसीज की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास ये सेल था, उसके बाद क्या बनेगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रॉइड, इसको हम CFUE से मार्कआउट करते हैं। दिस इज अ कमिटेड प्रोजेनिटर सेल्स फॉर आरबीसी। इट कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज बट इट इज़ अ वेरी हाईली सेंसिटिव टू इरेथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर है बट इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मीन्स कि उसको ये एक्सेप्ट करता है, इसको रिस्पॉन्स देता है एंड आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आफ्टर हमारे पास प्रो इरेथ्रोब्लास्ट आ जाता है। दिस इज द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकली रिकग्नाइजेबल प्रिकर्सर। It is a large cell with a central nucleus and basophilic cytoplasm, and it has abundant ribosomes. It undergo multiple mitotic divisions. Then हमारे पास आ जाता है basophilic erythroblast. This is smaller than proerythroblast. इसका साइटोप्लाज्म जो है दैट इज अ डीपली बेसोफिलिक बिकॉज ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम कंटेंट। ठीक है, एट दिस स्टेज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हैज बीन बिगन। यह चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि भाई बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट वाली स्टेज पे आके हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट। विद फर्दर मैचुरेशन साइटोप्लाज्म शोज अ मिक्सचर ऑफ बेसोफिलिया ड्यू टू राइबोसोम्स एंड इओसिनोफिलिया ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखें, basophilia it is because of ribosome and eosinophilia it is because of hemoglobin, and the cell becomes grayish or muddy in color, and at this stage active process of hemoglobin accumulation takes place। मीन्स के पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट पे वाली स्टेज पे आके क्या होता है कि एक्टिवली हीमोग्लोबिन आके स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट स्टेज दैट इज बेसिकली ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, इसको हम नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसको हम बोलते हैं मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट। ऊपर वाले को अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसको हम बोलते हैं मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट। द न्यूक्लियस बिकम्स वेरी स्मॉल कंडेंस्ड एंड फाइनली पाइक्नोटिक, इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे। साइटोप्लाज्म टर्न्स इनटू पिंकिश और यूजिनोफिलिक because of hemoglobin, because hemoglobin content is now high at the end of this stage the nucleus is exudate, means वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, रेटिकुलोसाइट देखें, this is the immediate precursor of mature RBC. It contains remnants of ribosomal RNA which is visible only with special staining. Reticulocytes are released into blood stream where they कंप्लीट मैचुरेशन विद इन 1 to 2 days। ठीक है, जब रेटिकुलोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में आते हैं तो आपने याद रखना है कि विद इन 1 to 2 days ये अपनी मैचुरेशन को कंप्लीट करते हैं। 1 मिनट, ओके, अब आई थिंक मोर फोकस्ड है। ठीक है, उसके बाद मैच्योर एरेथ्रोसाइट, दिस इज द फाइनल स्टेज। इसमें बाइकोनकैव सेल आके बनता है, अ सेल व्हिच इज पैक्ड विद हीमोग्लोबिन व्हिच इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, जिसकी एवरेज लाइफ स्पैन 120 days है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट BCQ जो आपने कभी नहीं भूलना भाई, कभी नहीं भूलना, ये इंटायर प्रोसेस है जिसमें RBC की डेवलपमेंट होती है। सो दिस इंटायर प्रोसेस टेक्स अबाउट 7 days। 7 days। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई RBCs की डेवलपमेंट कितने दिनों के अंदर कंप्लीट होती है, तो हम बोलेंगे कि सर इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है 7 days के अंदर। ठीक है, सो द इंटर प्रोसेस फ्रॉम प्रो इरेथ्रोब्लास्ट टू मैच्योर RBC टेक्स अबाउट 7 days। अब हम बात करते हैं अबाउट रेगुलेशन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। तो उसको कौन रेगुलेट करता है, इरेथ्रोपोइटिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द किडनी इंटरस्टिशियल सेल है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया, एंड इसकी वजह से दिस इज अ प्रिंसिपल रेगुलेटर। इट स्टिमुलेट्स सर्वाइवल, proliferation and differentiation of colony forming unit erythroid and proerythroblast। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस के लिए हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड्स की, इनके हमें सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। ठीक है, एंड कुछ अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, एंड साथ में कुछ ट्रेस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू डिक्रीजेस तो एनीमिया हो जाएगा, एंड बेसिकली या एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो सकती है, या ब्लड लॉस की वजह से, या हाई अल्टीट्यूड की वजह से जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद ही कम है। ठीक है, सो एरेथ्रोपोइटिन सिक्रेशन इंक्रीजेस एंड एक्सेलरेटिंग RBC फॉर्मेशन। इट मीन्स दैट कि जब बेसिकली ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है, सो एरेथ्रोपोइटिन आके RBCs की फॉर्मेशन ज़्यादा करता है। अब देखें, जो स्पेशली अगर हम बात करते हैं जो बेसिकली न्यूरॉन कागन एरियाज़ वाले लोग होते हैं, वहाँ पे जो, क्योंकि बेसिकली दे आर बेसिकली माउंटेनियस एरियाज़। ठीक है, वहाँ पे एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें कि भाई
पाकिस्तान में कराची वाला साइड है, ठीक है, तो वो बेसिकली लो एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, वो हाई एल्टीट्यूड पे है। तो ऊपर वाले एरिया में क्या है कि भाई ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो क्या होता है कि भाई जो इरेथ्रोपॉइटिन है ना वो ज़्यादा आरबीसीज की फॉर्मेशन करता है, एंड वो आरबीसीज सुपरफिशियली आके हमें स्किन से नजर आते हैं। दैट्स जो पठान लोग होते हैं, पठान लोग वो बहुत आपको मतलब क्या है, रेडिश रेडिश एंड पिंकी नज़र आते हैं, कितने खूबसूरत नज़र आते हैं पठान लोग आपको। ये बेसिकली एरिथ्रोपॉइटिन का कमाल है। अगर ये नहीं होता तो पठान भी गुलाबी नहीं होते, पठान भी रेड रेड नहीं होते। ये इन इसकी मेहरबानी है जिसकी वजह से ये पठान लोग आपको ऐसे नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज की फॉर्मेशन की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी और बेसिकली ऑक्सीजन को इनटेक किया जाए। ठीक है, अगर आप देखें, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दीज एरियाज, अगर आप कराची लाइक एरिया से हो, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, अगर 1 to 2 ईयर्स वहाँ पे जाके स्टे करोगे, तो दिस थिंग वुड आल्सो एग्जिस्ट इन यू पीपल। ठीक हो गया? ठीक है, सो दैट वाज अबाउट सेकंड टॉपिक ऑफ ब्लड फिजियोलॉजी। तो बोन मेरो फेलियर के अंदर जो पहली कंडीशन हमारे पास है, दैट इज बेसिकली एप्लास्टिक एनीमिया। अच्छा देखें, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि देखें, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं आपको पता है? वो बनते हैं बेसिकली बोन मेरो के अंदर, ठीक है। बोन मेरो में क्यों बनते हैं? मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ओरिजिनल स्टेम सेल्स होते हैं, एंड उन ओरिजिनल स्टेम सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्लूरोपोटेंट प्लूरोपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। इनको हम बेसिकली बोलते हैं ओरिजिनल स्टेम सेल्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके पास एबिलिटी है कि दे कैन प्रोड्यूस ऑल द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। इनसे ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बन सकते हैं, लाइक इस डब्ल्यूबीसी इनसे बन सकता है, इनसे वाइट डब्ल्यू आरबीसी बन सकता है, इनसे हमारे पास जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, इनके प्लेटलेट्स वो बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारा एप्लास्टिक एनीमिया है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा बोन मेरो है, बोन मेरो वो खाली हो जाता है। क्या? बोन मेरो खाली हो जाता है। बोन मेरो खाली हो जाता है, इट मीन्स दैट कि जो हमारे प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। जब ये गायब हो जाएंगे तो भाई ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कौन करेगा? ठीक है, जब ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली एनीमिया होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जब बोन मेरो में ये वाले सेल्स कम हो जाते हैं ना, तो सिर्फ आरबीसीज कम नहीं होंगे, क्योंकि देखें ये तो सारे सेल्स बना रहे थे ना, तो एप्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी भी कम होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी, एंड साथ में प्लेटलेट्स, सारे सेल्स डे बाय डे कम होते रहते हैं, ठीक है। जब हम बोन मेरो की बायोप्सी करेंगे, ठीक है, तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि भाई यहाँ पे कोई प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा उसके बाद है माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन का क्या मतलब है? देखें, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं, किसको? माइलोसप्रेशन को, तो माइलो मीन्स होता है बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो, एंड सप्रेशन मीन्स स्टॉपेज। अगर हमारा बोन मेरो स्टॉप हो जाए, ठीक है, अब देखें इसमें क्या होगा कि जो हमारा बोन मेरो है ना, ये ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन बंद कर देता है, ठीक है। जो ब्लड सेल्स बन रहे थे ना वो बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बोन मेरो खाली हो जाएगा, खाली नहीं हो जाएगा, ये ब्लड सेल्स बनाना बंद कर देगा। सो दिस इज नॉन एज माइलोसप्रेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक डिजीज भी हो सकती है जिसकी वजह से एनीमिया होगी। सो दीज वर दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू काज। तो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले ब्लड लॉस एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, डेफिशिएंट इरेथ्रोपोइसिस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बोन मेरो फेलियर। बोन मेरो फेलियर में एप्लास्टिक एनीमिया वाली कंडीशन भी हो सकती है, माइलोसप्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा कि बोन मेरो खाली हो जाएगा, ठीक है, ऑल द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। इसका रीज़न क्या हो सकता है? दिस इट कैन बी हेरेडिटरी फेलियर और इट कैन बी ड्यू टू सम इन्फेक्शंस, ठीक है। माइलोसप्रेशन इट इज़ बिकॉज ऑफ एज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया की, दैट इज अकॉर्डिंग टू रेड सेल मॉर्फोलॉजी, ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। इसमें क्या होता है कि जो हमारे डब्ल्यूबीसीज है ना, इनकी साइज़ कम हो जाती है एंड इनके पास लेस हीमोग्लोबिन होगी। एंड हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। उसके बाद देयर इज मैक्रोसाइटिक कंडीशन। मैक्रोसाइटिक में क्या होगा कि सेल तो बड़े होंगे बट इनके पास बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो कम होगी, ठीक है, ड्यू टू इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस। उसके बाद कंडीशन है दैट इज नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सेल जो होंगे ना, इनकी साइज भी नॉर्मल होगी, इनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट भी नॉर्मल होगा, बट इन सेल्स का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, इन सेल्स का नंबर कम हो जाएगा। सो दिस कंडीशन इज नोन एज नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट रेड सेल इंडाइसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, कि भाई रेड सेल इंडाइसिस क्या होता है एंड इसकी क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारी रेड सेल इंडाइसिस होती हैं तो इनकी बेसिक सिग्निफिकेंस यही हो सकती है
कि इसके थ्रू हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे एंड साथ में एनीमिया को क्लासीफाई करते हैं। देखिए जो हम सीबीसी करवाते हैं ना, कंप्लीट ब्लड काउंट, सो सीबीसी में रेड सेल इंडाइसिस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। सीबीसी के अंदर जो हमारी रेड सेल इंडाइसिस है हमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अच्छा, तो इसमें जो सबसे पहले जो कंडीशन आती है दैट इज़ बेसिकली मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का क्या मतलब है? देखिए सबसे पहले वर्ड आ रहा है मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन मीन्स एवरेज एंड कॉर्पस्कुलर मीन्स कॉर्पस्कुलर, दिस इज अ ओल्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजी व्हिच वाज यूज्ड फॉर आरबीसी। ठीक है, अच्छा, जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है इससे हमें बेसिकली एवरेज वॉल्यूम का पता चलता है अबाउट आरबीसी। आरबीसी के वॉल्यूम का पता चलता है। ठीक है, अच्छा, अगर आरबीसी का वॉल्यूम हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली 80 फेम्टोलीटर से कम है, सो दिस इज नॉन एज माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक मीन्स के हम बोलेंगे कि सर जो आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है इनका वॉल्यूम छोटा है। ठीक है, अच्छा, अगर आरबीसी का वॉल्यूम 80 to 100 फेम्टोलीटर है तो वी वुड डिक्लेयर दैट कि आरबीसी का जो वॉल्यूम है दैट इज अ नॉर्मल। ठीक है, एंड मैक्रोसाइटिक में क्या होगा कि जो हमारे आरबीसी होंगे ना उनका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड कितना हो जाएगा 100 फेम्टोलीटर। ठीक है, सो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से हमें अंदाज़ा होता है अबाउट द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। ठीक है, एंड जो वॉल्यूम ऑफ आरबीसी है हम वो कैलकुलेट करते हैं एफएल में। एफएल मीन्स फेम्टोलीटर। ठीक है, अगर 80 फेम्टोलीटर से कम है सो दिस इज नॉन एज माइक्रोसाइटिक कंडीशन। अगर वो वॉल्यूम 80 to 100 फेम्टोलीटर में आ रहा है दिस इज नॉन एज नॉर्मोसाइटिक। ठीक है, अगर वो वॉल्यूम 100 से बढ़ रहा है, याद रखना भाई, अगर वॉल्यूम 100 से बढ़ रहा है, ठीक है, 100 फेम्टोलीटर से बढ़ा है तो दिस इज नॉन एज मैक्रोसाइटिक कंडीशन। मैक्रोसाइटिक कंडीशन। ठीक हो गया भाई साहब। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन मीन्स वंस अगेन एवरेज, कॉर्पस्कुलर दैट इज अ वर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट करेगी अबाउट द यू कैन से कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। सो इट टेल्स अस अबाउट द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी। ठीक है, एंड दिस इज लो इन हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब है? देखें, हाइपोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक, हाइपो मीन्स बिलो, ठीक है, एंड क्रोमिक मीन्स कलर। आर यू राइटिंग इन द पेन? ठीक है, हाइपो मीन्स लो और बिलो एंड क्रोमिक मीन्स कलर। अगर आरबीसी का जो कलर है वो मीन्स के रेड से कम हो जाए, पिंकिश हो जाए, लाइट पिंक हो जाए, सो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्रोमिक कंडीशन फॉर आरबीसी। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो हाइपोक्रोमिक कंडीशन में कम होगी। ठीक है, क्योंकि देखें जब रेड कलर लॉस हो रहा है, जब रेड कलर लॉस हो रहा है इट मीन्स के बेसिकली हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंटेंट है वो कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन आ जाती है दैट इज अ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। दिस इज एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। इट इज लो इन आयरन डेफिशिएंसी एंड नॉर्मल इन स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी ना तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बट जो स्फीरोसाइटोसिस वाली कंडीशन है ना इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने लास्ट में याद रखनी है कि स्फीरोसाइटोसिस के अंदर स्फीरो साइटोसिस के अंदर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो बेसिकली नॉर्मल होगी। स्फीरोसाइटोसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाए, जब आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव से स्फीयर लाइक हो जाए, सो दिस इज नॉन एज स्फीरोसाइटोसिस। ठीक हो गया, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो मेम्ब्रेन बेसिकली हो जाएगी नॉन फ्लेक्सिबल। एंड उसके बाद आरबीसी की जो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स थी, दिस प्रोटीन्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से प्रोटीन्स थी? दीज वर स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरन। ठीक है, अच्छा, उनके अंदर भी डैमेज आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। So it measures variation in RBC size and high in mixed anemias, I guess due to iron deficiency and vitamin B12 deficiency. अब कुछ हम बात करते हैं about clinical significance। ठीक है, red cell indices allow us morphological classification of anemia. They guide the diagnosis of underlying cause कि भाई क्यों बेसिकली ये चीज़ जनरेट हो रही है, कि आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है और हीमोलाइसिस है। ठीक है, अच्छा, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर लो बेसिकली मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है, ठीक है, एंड लो मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, तो इससे क्या होगा, एक तो बेसिकली अगर मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम लो है इट मीन्स कि आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, सो दिस इज नॉट एज माइक्रोसाइटिक।
एंड लो बेसिकली मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, तो इससे हाइपोक्रोमिक वाली कंडीशन जनरेट होगी। ठीक है, हाइपोक्रोमिक में क्या होगा कि जो आरबीसी का कलर है वो थोड़ा सा डिम हो जाएगा। ठीक है, अगर बेसिकली हाई मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है तो दिस इज नॉट एज मैक्रोसाइटिक कंडीशन। अब हम बात करते हैं अबाउट फोर्थ टॉपिक ऑफ ब्लड फिजियोलॉजी एंड दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज अ हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हम हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में पढ़ने लगे। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसको हम बेसिकली एक सेपरेट पेज से पहले समझते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट को, देन आफ्टर हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ओके, सो लुक एट हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, अच्छा, इस हीमोलाइटिक एनीमिया का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया में ये होता है कि बेसिकली जो हमारे आरबीसीज है ना, आरबीसीज इनका लाइफ टाइम कम हो जाता है। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है, आरबीसीज का जो बेसिकली लाइफ स्पैन है वो बेसिकली शॉर्टन्ड हो जाता है। ठीक है, वो शॉर्टन हो जाता है। जब आरबीसीज का लाइफ शॉर्टन हो जाए इट मीन्स कि वो अपनी एज से पहले उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सो देयर इज अ कंडीशन ऑफ प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन, देयर इज अ कंडीशन ऑफ प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। सो अगर ये कंडीशन जनरेट हो रही है जिसमें आरबीसीज का लाइफ स्पैन कम हो रहा है, ठीक है, एंड आरबीसीज की प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन हो रही है, सो दिस इज नॉन एज हीमोलाइटिक एनीमिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों होती है, इसके क्या काजेज हैं, अच्छा देखें, ये जो हमारी बेसिकली हीमोलाइटिक एनीमिया है इसके बेसिकली दो काजेज हैं। दीज कैन बी इंट्रा कॉर्पस्कुलर causes and there can be extra corpuscular causes. There can be extra corpuscular causes. So hemolytic anemia के दो बेसिक काजेज हो गए, कौन से? इंट्रा कॉर्पस्कुलर काजेज एंड एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर काजेज। अच्छा, जो इंट्रा कॉर्पस्कुलर काजेज है इसमें क्या होता है कि आरबीसी के अंदर डिफेक्ट आएगा। आरबीसी इटसेल्फ, आरबीसी के अंदर खुद, ठीक है, आरबीसी इटसेल्फ खुद आरबीसी के अंदर क्या आएगा बेसिकली, खुद आरबीसी के अंदर बेसिकली डिफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो डिफेक्ट आता है आरबीसी के अंदर खुद, ये बेसिकली यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिफेक्ट है ये हेरिडिटरी होता है। ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हेरिडिटरी होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेसिकली हेरिडिटरी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आरबीसी के अंदर वो डिफेक्ट कौन से होंगे, वो कौन से डिफेक्ट्स होंगे आरबीसी के अंदर जिनको हम बोलते हैं इंट्रा कॉर्पस्कुलर काजेस, या जिसको हम बेसिकली बोलते हैं बेसिकली इंट्रिंसिक काजेस। इंट्रा कॉर्पस्कुलर काजेस को हम इंट्रिंसिक काजेस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है फॉर BCQ कि इंट्रा कॉर्पस्कुलर काजेस को हम इंट्रिंसिक काजेस भी बोलते हैं। अच्छा, तो हमारे पास बेसिकली इंट्रिंसिक काजेस कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट होगा, मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट होगा। जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स थी, दीज वर स्पेक्ट्रन एंड इनकायरेंट्स, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट होगा। जब मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट होगा तो क्या होगा कि आरबीसी की जो शेप है ओवरऑल वो चेंज हो जाएगी, या तो इलेप्टिकल हो जाएगी या तो स्फेरिकल हो जाएगी। ठीक है, अगर बेसिकली आरबीसी की जो शेप है वो बेसिकली स्फेरिकल हो रही है, सो दिस इज नॉन एज स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, अगर आरबीसी की शेप इलेप्टिकल हो गई है, ठीक है, इलेप्टिकल हो रही है, सो दिस इज नॉन एज इलेप्टोसाइटोसिस। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होगा कि मेम्ब्रेन डिफेक्ट में कि आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। वो जो शेप है ना बेसिकली इट कैन बी स्फेरिकल, इट कैन बी स्फेरिकल एंड इट कैन बी इलेप्टिकल, इट कैन बी इलेप्टिकल। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा काज हो सकता है दैट इज अ हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिनोपैथीज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली वेरी कर जाएगी।
अच्छा, इट कैन बी इन द केस ऑफ सिकल सेल डिजीज, इट कैन बी इन द केस ऑफ सिकल सेल डिजीज, sickle cell disease, and it also can be in the case of thalassemia, thalassemia। ठीक हो गया। उसके साथ यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। एंड वो एंजाइम्स कौन से हैं, वो एंजाइम कौन से हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो रही है। सो दीज आर टू बेसिक एंजाइम्स। नंबर वन इज G6DP, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए फिर भी हीमोलाइटिक एनीमिया होगी। क्यों होगी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को, ठीक है। एंड साथ में दूसरा एंजाइम है दैट इज बेसिकली पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी, पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी। दीज आर टू एंजाइम्स जिनकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो रही है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा देखिए, G6DP की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली क्या होता है, क्या इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा देखिए, ये जो G6DP है ना G6DP, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिकली G6DP है, इट इज़ ए एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन आरबीसी, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है, ये आरबीसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, ये आरबीसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आरबीसी प्रोटेक्ट हो जाएगा ना, तो आरबीसी का डैमेज खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आरबीसी को प्रोटेक्ट करेगा। जब आरबीसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट हो जाएगा तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। अच्छा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या हो सकता है, देखें, इट कैन बी एनी ड्रग। अगर कोई कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आरबीसीज को आके डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। सो दिस एंड बेसिकली वो क्या करती हैं, बेसिकली कुछ फ्री रेडिकल्स को जनरेट करती हैं एंड वो फ्री रेडिकल्स जाके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दिस इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। या सम टाइम कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं एंड वो इन्फेक्टिव पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं एंड वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दिस इज आल्सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो जो G6DP है ना, ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो बेसिकली आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब देखें ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कैसे प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये कौन सी टेक्निक को यूज़ करता है ताकि आरबीसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्टेड रहे। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एक और हार्मोन को सॉरी नॉट अ हार्मोन बट दैट इज एंजाइम दैट इज नोन एज ग्लूटाथायोन, इसको एक्टिवेट करता है। जब ग्लूटाथायोन एक्टिवेट हो जाता है ना, तो बेसिकली क्या होगा कि अब आरबीसी के जो डिस्ट्रक्शन है वो रुक जाएगी। सो दैट वाज द रोल ऑफ G6DP। G6DP स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेट। ये आरबीसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। कैसे बचाता है कि ये एक्टिवेट करता है ग्लूटाथायोन को। अच्छा, ग्लूटाथायोन आपने देखा होगा, दिस इज अ मोस्ट डिमांडिंग यू कैन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है फॉर ब्यूटी पर्पस, ठीक है। एंड ग्लूटाथायोन प्रोडक्ट्स को बेसिकली यू कैन से जो एक्ट्रेस हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। इस वजह से उनका जो स्किन कलर है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होता है। टिकटॉकर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेशली थेरापी होती है। अच्छा देखिए, जो ग्लूटाथायोन है ये बेसिकली है क्या, इसकी वजह से क्या होता है। देखें, जो ग्लूटाथायोन है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्लूटाथायोन। आजकल इसके बहुत ज़्यादा एड्स मैंने देखे हैं, ठीक है। ये ग्लूटाथायोन बेसिकली इट इज़ अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, दिस इज़ अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। ये मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, उनको ये बेसिकली क्या करता है, उनको डैमेज करता है। उनको बेसिकली क्या करता है, सॉरी नॉट एंटीऑक्सीडेंट बल्कि ऑक्सीडेंट को, ठीक है। जो भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं, उन ऑक्सीडेंट को ये डैमेज करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। एंड ग्लूटाथायोन इज नॉट ओनली ऑक्सीडेंट, तो याद रखना ग्लूटाथायोन इज बेसिकली अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, अब देखें, इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, एंड
दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये आपकी एजिंग को बेसिकली स्लो डाउन कर देता है, एजिंग को स्लो डाउन, जिसकी वजह से आप ज़्यादा टाइम तक जवान दिखोगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, स्किन को ब्राइटन क्यों करता है, देखें बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली जो फियोमेलानिन है, फियोमेलानिन दैट इज अ लाइट कलर, लाइट कलर। ठीक है, फियोमेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है एंड यूमेलानिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। यूमेलानिन जो है दैट इज अ मोर डार्कर एज कम्पेयर टू फियोमेलानिन। ठीक है, जब फियोमेलानिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड यूमेलानिन, जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क हो सकती है, यूमेलानिन की प्रोडक्शन को ये बिल्कुल खत्म कर देगा एंड फियोमेलानिन की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा ये प्रमोट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो बेसिकली ब्राइटन आपको नजर आएगी। ठीक है, एंड साथ में एजिंग को किस तरह से रोकता है कि भाई जो भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेंट्स के लिए ये काम करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, बट नॉट ओनली एंटीऑक्सीडेंट बट इट इज़ अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। तो उन जब ऑक्सीडेंट को खत्म करता है तो क्या होगा कि आपकी जो एजिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी। दैट्स व्हाई ग्लूटाथायोन प्रोडक्ट इज मोर यूजेबल प्रोडक्ट इन कॉस्मेटिक्स। अच्छा, सो दैट वाज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड एंजाइम की, दैट इज अ पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, ये भी एंजाइम जो है बेसिकली ये भी क्या करता है, ये हीमोलाइटिक एनीमिया का काज बनता है। अच्छा, किस तरह से बनता है, अच्छा देखिए, जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है ना, दिस एंजाइम इज यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, दिस एंजाइम इज यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। एंड आपको पता है कि आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते तो आरबीसीज अपनी एटीपी किस तरह से प्रोड्यूस करती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अच्छा, ये जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये यूज़ होता है ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप पे। ये बेसिकली यूज़ होता है ग्लाइकोलिसिस के बेसिकली लास्ट स्टेप पे। ठीक है, ये लास्ट स्टेप पे यूज़ होता है, हमारी ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है एंड आरबीसीज को एटीपी एंड एनर्जी मिलती है। ठीक है, अच्छा, अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए, अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए, अगर ये डेफिशिएंट हो जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट नहीं हो सकती। जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट नहीं हो सकती तो आरबीसीज को एनर्जी नहीं मिल सकती। जब आरबीसीज को एनर्जी नहीं मिल सकती तो बेसिकली हीमोलाइटिक एनीमिया वाली कंडीशन जनरेट हो जाएगी। So all these were basically intracorpuscular causes or we can say intrinsic causes जिसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होती है। मैं इसको वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखें हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा कि आरबीसी की लाइफ स्पेन वो कम हो जाएगी, प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी आरबीसी की। हीमोलाइटिक एनीमिया के दो काजेज होते हैं, इंट्राकॉर्पस्कुलर एंड एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर। ठीक है, इंट्राकॉर्पस्कुलर काजेज को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक काजेज, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक काजेज, इनको हम बेसिकली बोलते हैं एक्सट्रिंसिक काजेज। सॉरी फॉर दैट, आज थोड़ा गले में इशू है। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में इशू आ रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए, जो इंट्राकॉर्पस्कुलर काजेज हैं, दीज आर बेसिकली इंट्रिंसिक काजेज। तो ये बेसिकली आरबीसी का एक अपना डिफेक्ट है एंड ये यूजुअली हेरेडिटरी होता है। ठीक है, अच्छा, इंट्राकॉर्पस्कुलर काजेज कौन से हो सकते हैं, तो मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, वो शेप या तो स्फेरिकल हो जाएगी या तो इलिप्टिकल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा काज हो सकता है हीमोग्लोबिनोपैथी, जिसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन भी हो सकती है एंड साथ में थैलेसीमिया वाली भी। ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकती है एंड वो कौन से एंजाइम्स हैं, G6DP, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनस फॉस्फेट। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनस फॉस्फेट क्या करता है कि आरबीसीज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट को एक्टिव करता है एंड दैट एंटीऑक्सीडेंट इज बेसिकली ग्लूटाथायोन, दैट इज अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अच्छा, दूसरा एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेज। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा कि आरबीसीज को एनर्जी नहीं मिल सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट एक्सट्रिंसिक काजेज। अच्छा, तो हमारे एक्सटेंसिव काजेज कौन से हैं, देखें सबसे पहले जो हमारा एक्सटेंसिव काज दैट इज बेसिकली इम्यून मीडिएटेड हीमोलाइसिस, मीन हमारा इम्यून सिस्टम आके, ठीक है, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है। सो दिस इज अ इम्यून मीडिएटेड हीमोलाइसिस। ठीक है, इसका दूसरा काज हो सकता है मैकेनिकल ट्रॉमा। ठीक है, कोई इंजरी हो सकती है। ठीक है, मैकेनिकल ट्रॉमा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा और काज हो सकता है लाइक इस इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से भी आरबीसीज का काउंट कम हो सकता है। ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो काज है दैट इज केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। ठीक है, केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। ठीक है, इनकी वजह से भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकती है। ठीक है, एंड साथ में समटाइम एक कंडीशन होती है दैट इज नॉन एज हाइपर स्प्लेनिज्म। ठीक है, हाइपर स्प्लेनिज्म, इसमें क्या होता है कि स्प्लीन जो है इसकी एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। ठीक है, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा आके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस इज नॉन एज हाइपर स्प्लेनिज्म। ठीक है, अब हम इन सारी चीज़ों को रिटर्न क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, ओके, सो हीमोलाइटिक एनीमिया कब होगी, जब आरबीसी की लाइफ स्पेन शॉर्ट हो जाएगी एंड उनकी प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी।
इसके काजेज़ की बात करें तो इंट्रा कॉर्पस्कुलर और इंट्रिंसिक काजेज़, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डिफेक्ट होगा वो आरबीसी के अंदर खुद डिफेक्ट होगा, ठीक है। एंड यूजुअली ये जो डिफेक्ट है ये हेरेडिटरी होता है, ये बेसिकली हेरेडिटरी होता है, ठीक है। अच्छा, डिफेक्ट किस तरह का हो सकता है? मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट होगा, ठीक है। जब मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट होगा तो आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी एंड इट कैन बी स्फेरिकल एंड इलेप्टिकल। सो दैट इज अ कंडीशन ऑफ स्फीरोसाइटोसिस एंड इलेप्टोसाइटोसिस। उसके बाद हीमोग्लोबिनोपैथी जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया आ जाती है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी लाइक एस G6TP, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एंड पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होगी। या तो ऐसा हो सकता है कि आरबीसीज आर इनहेरेंटली एबनॉर्मल, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब बात करते हैं अबाउट एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर काजेज, जिनको मैं क्या बोला कि भाई दीज आर बेसिकली एक्सटेंसिक काजेज। इनको मैंने क्या बोला कि दीज आर बेसिकली एक्सटेंसिक काजेज, ठीक है। ये जो काजेज हैं ये आउटसाइड द आरबीसी जनरेट होते हैं लाइक एज इम्यून मीडिएटेड हीमोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगी एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होंगे। मैकेनिकल ट्रामा कोई हो सकता है लाइक एज प्रोस्टेटिक हार्ट के वाल्व्स उनके अंदर डैमेज हो जाए, ठीक है। या बेसिकली माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस हो जाए, ठीक है। या इन्फेक्शन हो जाए लाइक एज बेसिकली मलेरिया हो जाए या क्लोस्ट्रीडायल सेप्सिस हो जाए, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिकली केमिकल एंड टॉक्सिन्स होंगे लाइक कुछ ड्रग्स होंगे, स्नैक वेनम होगा एंड साथ में लेड होगा, ठीक है। उसके बाद हाइपर स्प्लेनिज्म होगा, इसके अंदर बेसिकली एक्सेसिव सीक्वेस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इसकी आरबीसीज की इन लार्ज्ड स्प्लेन। अच्छा, एक्सटेंसिव काजेज में ये होगा कि बेसिकली आरबीसी की जो अपनी स्ट्रक्चर है वो तो नॉर्मल होगी बट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स बेसिकली क्या होगा कि आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे।